खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 57 और पीएचपी ट्रेनिंग फॉर वर्डप्रेस का ये पार्ट 5 होगा और ये आखिरी पार्ट होगा पीएचपी का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम वर्डप्रेस की तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। हमारे एक स्पार्टन है आदनान, वो बार बार कहते हैं कि सर पीएचपी तो आप साथ साथ भी समझा सकते हैं, तो वर्डप्रेस की तरफ आ जाएं। मैंने आपको बताया था मेरा अपना जो ज़ाती प्रोग्राम था वो तो फरवरी की 7 तारीख को हमने ये ख़त्म कर देना था, लेकिन हालात के साथ साथ हमें चलना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आज हम इंशाल्लाह ताला ऊप्स के वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिनको नौजवान जो है वो समझ नहीं पा रहे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज है उसको आपने जोड़ देना है अपनी ज़िंदगी की मिसालों के साथ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब पीएचपी का जितना कुछ आपने अभी तक सीख लिया या समझ लिया, लूप वगैरह या कंडीशनल्स हैं या फंक्शन बनाने, वेरिएबल बनाने, बेसिकली इट्स मोर देन इनफ फॉर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में जो हम घुसेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वर्डप्रेस का एक अपना स्टाइल है, उसने पीएचपी को अपने अंदाज में अपनी क्लासेस के साथ यूज़ किया है, उसका अपना अंदाज है लूप बनाने का। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें, ये सारा सफ़र जो था ये हमने तय किया, तो आज हम इंशाल्लाह ताला, चूंकि मेरी कमिटमेंट थी ऊप के हवाले से, तो ऊप को आपने गौर से सुनना है। मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा अपने देसी अंदाज में। इंशाल्लाह ताला आप इसको पिक कर जाएंगे। तो ये आज पेंट को हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, चूँकि इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर था किसी दौर में, लेकिन फिर हम आगे बढ़ गए। लेकिन अभी भी कभी कभी मैं इसको खोलता हूँ। खासकर एक टिप भी आपको बता दूँ, फोटोशॉप में समटाइम्स कोई क्लाइंट इमेज देता है जेपीजी, तो आपने देखा होगा इनवैलिड मार्कर का एक एरर आता है। अगर आपसे वो ना खुल रहा हो तो आप उसको पहले पेंट में खोलें, वो खुल जाएगा। उसको सेव एज करें जेपीजी और उसके बाद दोबारा से आप उसको जब सेव करेंगे वो फोटोशॉप में आराम से खुल जाएगा। ये एक बोनस टिप थी। तो ये जो ऊप है ब्लैक, बेसिकली इतना ही लफ्ज़ है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो एस है ये मेरे स्पार्टन्स के लिए है, तो इसलिए ऐसे मेरे जहन में एक शरारत थी, मैंने कहा चले ऊप्स करके इससे बात का आगाज करते हैं। अब ये जो डबल ओ है, इसका पहला ओ है ऑब्जेक्ट और फिर है ओरिएंटेड और फिर है उसके बाद प्रोग्रामिंग, और ये है आपके स्पार्टन्स के लिए कि स्पार्टन्स इस चीज़ को गौर से सुने। अब इसमें ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपने गौर से सुननी है। हम इसको रिवर्स चलते हैं, एस से चलते हैं कि स्पार्टन्स, ये जो पी है प्रोग्रामिंग, यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सी के अलावा, C++ में ये चीज़ें शामिल हो गई ऊप वगैरह की, लेकिन सी में नहीं था ये कॉन्सेप्ट। सी के ज़माने में क्या था कि लाइन बाय लाइन हमने स्टेटमेंट्स दी, एक स्ट्रक्चर उसका बनाते थे और कोड जो था वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम आगे बढ़ता था। ऊप ने क्या कर दिया, ऊप ने कहा कि एक स्टोर बना के रख देते हैं एक जगह पे, एक डायनेमिक चीज़ हम बना के रख देते हैं और वहाँ से जब भी हमें कोई ज़रूरत हो उसकी कोई नई चीज़ बनानी तो हम उसका हवाला दे के एक नई चीज़ बना सकते हैं, यानी बार बार हमको दोबारा से वो सारा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो ये जो ओरिएंटेशन थी, यानी प्रोग्रामिंग में जब ये ओरिएंटेशन आई, इस तरह का माहौल बना ऑब्जेक्ट वाला, तो फिर इससे ये लफ्ज़ निकला ऊप। अब ऊप से आगे की भी बातें होना शुरू हो गई हैं, लेकिन फिलहाल ऊप जो है वो छाई हुई है। वर्डप्रेस के लिए आपको ऊप का इतना ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्लगइन बनाएंगे तो प्लगइन के अंदर मोस्टली आप देखेंगे जो पीएचपी लिखने का स्टाइल है वो ऊप वाला है, उसमें क्लासेस डिफाइन होती हैं। तो इस एक लफ्ज़ ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने गौर करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ही इसका सेंट्रल थीम है, इसका मेन मरकजी किरदार। मैं और आप, हम ऑब्जेक्ट हैं। ये जो पेंट का हमने सॉफ्टवेयर खोला ये एक ऑब्जेक्ट है। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर जब हम ए को प्रेस करेंगे तो फिर इसके साथ इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर दूंगा, कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो फिर मुझे सिलेक्ट की कमांड जो है उसको लेना पड़ेगा, या अगर फ़र्ज़ कर लें मुझे को पेंट चाहिए तो फिर मैं पेंट वाला काम जो है वो करूँगा। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये एक अलग से एक्शन होगा। तो ये जितनी भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं,
ये समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है ऊप्स के हवाले से। अब ऑब्जेक्ट कोई चीज़ हो सकता है, मेरा हाथ, आपका हाथ, मेरी ज़ुबान, ये जो आप लफ्ज़ सुन रहे हैं, यानी मेरी ज़ुबान एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का काम ये है कि ये बोलता है। अब मैं इंग्लिश बोलूँ, हिंदी बोलूँ, बंगाली बोलूँ, कोई भी ज़ुबान बोलूँ, तो ये मेरे आगे पैरामीटर्स होते चले जाएंगे, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होंगे। इस ज़बान के साथ आप गाली भी दे सकते हैं, इस ज़बान के साथ मोहब्बत भरी बातें भी आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी, फिर आप समझ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो काम किया था, ये आप देख रहे थे लाइन टू लाइन हमने कोड लिखा और उसके बाद हम आगे बढ़े थे। आपको याद है जब आदम अलैहिस्सलाम को, ये मैं मुस्लिम पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है तो उससे पहले मखलूकात मौजूद थी, जिन भी थे और फरिश्ते भी मौजूद थे। यानी आप ये समझ लें कि जिन्नों की एक अलग टाइप थी, क्लास थी, इसी तरीके से फरिश्तों की एक अलग टाइप थी या क्लास थी, और हर जिन जो था वो एक ऑब्जेक्ट था अपनी उस क्लास का। ये आपने फॉलो करना है मेरे लफ्ज़ों को, मैं इसलिए ठहर ठहर के बोल रहा हूँ। आपका ये विजुअल कोड एडिटर है, इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर मैं PHP की एक फाइल भी बना सकता हूँ, CSS की भी बना सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट की भी एक फाइल बना सकता हूँ, फिर उसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के कोड्स लिख सकता हूँ। हर फाइल एक तरह की होगी, .php एक्सटेंशन उसकी है, लेकिन यानी उसने .php से पावर तो ले ली, लेकिन हर PHP के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होंगे। यानी हेडर वाली में हेडर के हिसाब से, फुटर वाली में फुटर के हिसाब से, इसी तरीके से साइड बार वाली में साइड बार के हिसाब से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऊप का। अब हम आते हैं अपनी मिसाल की तरफ। तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के साथ बनाया गया, जिन जो थे वो आग के साथ बनाए गए थे, और फरिश्ते जो थे ये नूरानी मखलूक़ात हैं। यानी हर क्लास की आगे कुछ उसके फीचर्स थे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, खसूसियात थी। PHP की जो ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ऊप आज डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी आपने इसी तरीके से समझना है। उसमें एक हम क्लास जो है वो डिफाइन करेंगे, यानी आदम अलैहिस्सलाम की एक क्लास है, हव्वा अलैहिस्सलाम की एक क्लास है। आदम और हव्वा मिल के एक क्लास है जिसको हम कहते हैं बनी नो इंसान, यानी ह्यूमन बीइंग। ये एक बड़ी क्लास है कायनात के अंदर। फिर इसी तरीके से जिन्नात की एक बड़ी क्लास है और फरिश्तों की एक बड़ी क्लास है। अब इन तीनों क्लासों से ऊपर अगर हम चले जाएं तो मखलूक एक बहुत बड़ी क्लास है, यानी क्रिएशन। जितनी भी क्रिएचर्स हैं वो बहुत बड़ी क्लास है। जैसे आपने ज़ूलॉजी में, बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि फिर डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो आगे बनती चली जाती हैं। अब हम अगर आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें तो आदम के बच्चों में आगे आप देख लें कितने कबीले बन गए, कितनी टाइप्स बन गई, कितनी क्लासेस बन गई। क्योंकि फ़र्ज़ कर लें आदम और हवा जब उनकी आगे नस्ल का सिलसिला चलता है तो आज साइंस हमें कहती है कि 50% DNA जो है वो माँ की तरफ से है और 50% DNA जो है वो बाप की तरफ से आता है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा होगा, यानी मैं या आप, तो उनमें कुछ पैरामीटर्स या कुछ करैक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स आए होंगे हवा की तरफ से, कुछ आए होंगे आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो इसका मतलब यह है कि अब मेरे अंदर, यानी मैं उनका एक इंस्टेंस हो गया, यानी मैं आदम और हवा के मिलाप से बनने वाला एक नया इंसान हूं। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन मेरी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं पैदा हुआ तो मैं एक इंसान था। ये मेरी एक कॉमन करैक्टरिस्टिक्स है। मेरी आंखें भी थीं, कान भी थे, नाक भी था, सारे मेरे यानी ये फीचर्स थे जो आदम और हवा के मुश्तरका थे। प्लस फिर मेरा नाम फारूक है, आपका नाम अब्दुल्ला खान है, इसरार मलिक है, इसी तरीके से देव है, या आपके मुख्तलिफ, आपका साद अली भट्टी आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, आदिल नाम हो सकता है। तो ये फिर आपकी एक मखसूस पहचान बनता चला जाता है। लेकिन जितने भी इंसान आए हैं वो अपने से पहले वाले इंसानों से ही पावर लेके इंसान बने हैं। यानी ये कभी नहीं हुआ कि किसी जानवर के घर में कोई इंसान पैदा हो जाए। ये बात समझ गए? तो हमने अपनी अपनी क्लास के साथ ही रहना है। तो क्लास की प्रॉपर्टीज को देख के समझ में आ जाता है। तो आपने ऊप के अंदर जो आपके मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनको आपने गौर से सुनना है। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, बल्कि इसको हम यूज़ करते हैं विजुअल कोड एडिटर को, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और इसको फिर हम मिटा देंगे। अब सबसे पहला लफ्ज़ ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो आर्गूमेंट्स कर सकता है, वो कोई ना कोई एक्शन और मेथड करेगा। प्रॉपर्टीज़ की जब पे लफ्ज़ आता है, इसरार ने क्वेश्चन भी किया था कि सर प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई ख़ास फीचर, जैसे मेरी जायदाद है, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी, मोबाइल मेरी प्रॉपर्टी है।
अब मेरे इस प्रॉपर्टी ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। मैं इसे एसएमएस कर सकता हूँ, मैं इसके साथ वीडियोस देख सकता हूँ, फेसबुक के साथ लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, मुख्तलिफ मेरे मेथड्स हैं। मेथड्स को आप यूं ही समझ लें कि ये फंक्शन है। ये भी इसरार का क्वेश्चन था कि सर मेथड और फंक्शन में हमें फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। बुनियादी तौर पर ये एक ही चीज़ है, यूं आप समझ लें। अब मेथड जो है उसका थोड़ा सा कह लें कि ये पढ़े लिखने वाली बात है कि मेथड आप समझ लें कि लिखी हुई कोई चीज़ है कि यूं यूं ये काम आपने करना है, करतूत करने का तरीकाकार। फंक्शन जो है आप समझ लें कि वो उसका करतूत होता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है। यानी मेथड जैसे मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी के फलां शख्स इस तरीके से पढ़ाता है, फिर वो जब पढ़ाना शुरू कर देता है, एक्शन में आ जाता है कोई चीज़ अमली तौर पर, तो वो उसका फंक्शनल होता है। यानी टीचिंग मेथडोलॉजी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है मैं नॉन फंक्शनल हूं। लेकिन अगर मैं फंक्शनल भी हूं तो मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो किसी और तरीके से सामने आएगी। तो मेथड और फंक्शन को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये एक ही चीज का नाम है। इसमें एक्शन है। प्रॉपर्टी का मतलब आपने पॉइंट करना है, ये चीज फलां चीज के साथ ताल्लुक रखती है, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की ये वैल्यू है। जैसे सीएसएस में आपने प्रॉपर्टी दी बॉर्डर रेडियस, उसकी वैल्यू आपने रख दी कि इतना बॉर्डर रेडियस होगा। या आपने इसी तरीके से कोई भी ऐसा कलर को दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने, या आप फर्ज कर लें पोजीशन देना चाहते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो आपने एक प्रॉपर्टी मेंशन की, उसकी वैल्यू दे दी। ये मेरा मोबाइल है और ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी इतनी जीबी रैम है, इतना इसका कैम है, फ्रंट वाला ये है, सेल्फी कैमरा इतना है। तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। अब ये किस तरीके से करता है, आपने पॉइंट एंड शूट करना है, आप सामने करेंगे मोबाइल और क्लिक दबा देंगे तो ये उसका मेथड होगा। वॉल्यूम की को आप डबल प्रेस कर देंगे तो उसके साथ भी फोटो हो जाएगी। तो ये उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनको हम करने का तरीकाकार है कि आप लेट के भी सेल्फी बना सकते हैं, आप भागते हुए भी सेल्फी बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अब जब भी आप ये काम करेंगे तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तस्वीर खींचे जाने वाला। ये बात आप आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से चाय के कप की हम मिसाल ले लेते हैं। अब मशरूबात मुख्तलिफ दुनिया में है, चाय एक मशरूब है, ये आप जहन में रखिएगा, और मैं इसको लाड से अशरफुल मशरूबात भी कहता हूँ। अब पानी भी एक मशरूब है, इसी तरीके से कोका कोला है, ड्रिंक्स हैं, ये सारे मशरूबात हैं। अब इन मशरूबात में से हर एक का जायका अपना अपना, हर एक का रंग अपना अपना, क्वालिटी अपनी अपनी, तासीर अपनी अपनी। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हो जाएंगी। चाय गर्म होगी तो जलाएगी, चूंकि चाय का एक फंक्शन है कि जब वो गर्म होगी तो उसने होंठ जला देने हैं। ठंडी होगी तो लोग जो है वो पीने से इनकार कर देंगे। इसी तरीके से हर चीज़ की प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होती हैं, फिर हर चीज़ का बिल्ट इन एक मेथड और फंक्शन होता है। अब हमें सबसे पहले जो ऊप के अंदर आपको समझना ये है, आपने यहाँ पे बना देनी है एक क्लास। क्लास का लफ्ज़ हम लिखेंगे, ये सबसे पहला होता है। यानी आप डिफाइन करेंगे ओवरऑल कोई चीज़। अब फर्ज कर लें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएशन, ये हमने एक क्लास बना दी, इसका नाम हमने रख दिया क्रिएशन। अब यहाँ पे एक फ़र्क आपने समझना है, ये जो क्लास है ये होगी स्मॉल लेटर्स के साथ, सी आपने स्मॉल लिखा। उसके बाद जो आपने क्लास का नाम देना है, ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। इसके बारे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नेमिंग कन्वेंशन ये होती है, इसको बल्कि हम क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं ताकि आप इसको वाज़ेह तौर पर देख सकें। अब नेमिंग कन्वेंशन का मतलब कि जो स्टैंडर्ड है कि जो आप क्लास का नाम रखें, ये पहला लेटर जो है इसका कैपिटल होना चाहिए, और कोशिश करें कि जो क्लास का नाम आप लिख रहे हैं वही आपकी फाइल का नाम। जैसे यहाँ पे index.php है, तो अगर मैंने क्लास कोई खास बनाई हुई है तो मैं उसका नाम भी इसी तरीके से लिखूंगा, spartans-फलां class.php। तो वो नाम जो स्पार्टन्स होगा वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। चले हम स्पार्टन्स ही लिख देते हैं। अब स्पार्टन्स एक क्लास है बहुत बड़ी। अब इस क्लास के आगे आपने दो देने हैं करली ब्रेसेस। ले जनाब, ये आपकी क्लास जो है ये मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। यानी क्लास का सिंटैक्स सिर्फ इतना की है। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी क्लास क्रिएशन। अब इसके जो बच्चे होंगे, पोते होंगे, पड़पोते होंगे, ये इसकी इंस्टेंसेस होंगी। इंस्टेंसेस का मतलब कि इस क्लास से कितनी आगे नस्लें जो हैं वो चल पड़ी हैं, और ये उसकी पावर होती है। अब क्लास जो है वो यानी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बच्चों का फर्ज कर लें हर बच्चा जो है वो इससे कुछ ताकत लेगा। फर्ज कर लें आपने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना दिए, प्रॉपर्टीज दे दी 8-10, यहाँ पे आपने कोई फंक्शन बना दिए। अब फर्ज कर लें इसी क्लास का कोई बच्चा होगा तो वो इससे पावर लेगा।
अब ये जो क्लास है, क्लास स्पार्टन्स, इसको कहा जाता है कि ये इसका एक कॉमन तरीकाकार है। इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। इसका एक दूसरा तरीकाकार भी होता है जिसको हम अनकॉमन कह लें। अनकॉमन तरीकाकार क्या होता है? अब जब आपने यहाँ पे क्लास ही सिर्फ लफ्ज लिखा होगा तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपने लफ्ज लिख देना है शुरू में फाइनल और फिर आप क्लास लिखेंगे, और लेट्स से कि मैंने यहाँ पे वॉरियर का लफ्ज लिख दिया, करली ब्रेसेस दूंगा, तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता। लेकिन जब आपने फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी आप इसको सादा लफ्जों में यूं समझ लें कि यहां नस्ल चलती रहती है, लेकिन यहां पे आके नस्ल जो है वो रुक जाती है, इससे आगे बच्चे पैदा नहीं होते। लेकिन यहां पे हम कर सकते हैं, यहां आगे इनकी दोबारा से बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, और उन तमाम बच्चों के अंदर ये जो स्पार्टन्स है इसकी तासीर होगी। लेकिन जब आपने लफ्ज फाइनल लिख दिया, इसका मतलब यह है कि अब ये आगे बात नहीं बढ़ सकती। इसी तरीके से अब हम आते हैं कि फर्ज कर लें आपने इस क्लास को एक्सटेंड करना है। ये लफ्ज आपको मैं सारी टर्म्स जो है वो सादा लफ्जों में समझा रहा हूं। एक्सटेंड का मतलब यह है कि आपने इस क्लास में फर्दर कोई चीज जो है वो करनी है। अब उसके लिए आप लफ्ज लिखेंगे, फर्ज कर लें कोई मैं और क्लास बनाता हूं और उस क्लास का मैं नाम लिखता हूं विजन। अब ये एक और क्लास है, यानी स्पार्टन्स के अंदर ही एक मैंने क्लास बना दी और मैं इसको जोड़ना चाहता हूं इस क्लास के साथ, तो मैं लफ्ज लिखूंगा एक्सटेंड्स। ये आपको अक्सर जगहों पे नजर आएगा। यानी विजन जो है ये अपना असर ले रहा है। जैसे हम कहते हैं फलां बच्चे की शक्ल या फलां से बड़ी मिलती जुलती है दादा अबू से, तो ये एक्सटेंड कर रहा है स्पार्टन्स को। यानी विजन की क्लास जो है वो स्पार्टन्स की ही एक तोसी है। लाहौर में हमारे पास जैसे एक मॉडल टाउन की एक्सटेंशन है, कुछ शहर जो होते हैं उनकी एक्सटेंशन बन जाती है। फोन नंबर होता है और उसके आगे लिखा हुआ है एक्सटेंशन 312, कि आपने पहले फोन नंबर मिलाना है और उसी की एक्सटेंशन जो है वो 312 है। यूं आप समझेंगे। यानी अगर आपका नंबर है 22622 फला फला और उसके बाद आपने एक्सटेंशन देनी है, तो इसका मतलब पहले वो नंबर मिलाना पड़ेगा, वहां से वो पावर लेगा और फिर एक्सटेंशन जो है वो इसमें ऐड करेगा और उसके बाद पर्पस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसका सिंटैक्स भी क्या है? करली ब्रेसेस के साथ। लेकिन आप फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एरर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जब भी एक्सटेंड करना है, आपने उस जगह पे करना है जहां पे फाइनल का लफ्ज जो है वो नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से कुछ और कीवर्ड जो है वो आप यूज करेंगे ऊप के अंदर। उसमें यह होता है कि आपने जब किसी चीज को डिक्लेयर करना है तो उसके 3-4 मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं। सबसे पहले यह है कि अगर फर्ज कर लें यहां पे मैंने कोई फंक्शन बनाना है या वेरिएबल बनाना है, अगर तो मैंने वेरिएबल सिंपल ये बना दिया, फर्ज कर लें हम यहाँ पे लिख देते हैं मिशन और उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूं, तो ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। अब इसको मैं आगे जाके कहीं पे डिफाइन कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देना चाहूं तो मैं इक्वल का साइन दूंगा और मैं कोई भी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग की सूरत में देना चाहूं, या फर्ज कर लें मैं कोई इंटीजर देना चाहता हूं, मैं दे सकता हूं। लेकिन अगर इसके शुरू में मैं लिख दूं पब्लिक, तो इसका मतलब यह है कि अब इस वेरिएबल को, यानी ये जो प्रॉपर्टी है, इसको मैं इस क्लास के अंदर भी यूज कर सकता हूं और ये जो आपकी एक्सटेंड की क्लास है इसके अंदर भी मैं यूज कर सकता हूं, चूंकि ये एक पब्लिक फंक्शन है। इसी तरीके से अगर यहां पे मैं लफ्ज लिख देता हूं, इसी को हम कंट्रोल सी करते हैं। फर्ज कर लें आपने एक और वेरिएबल बनाया, अब यहां पे मैं लफ्ज लिख देता हूं प्रोटेक्टेड। ये PHP के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये तरीकाकार है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। पब्लिक का मतलब यह है कि आप इसको इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं और जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे बच्चों के अंदर भी ये वाले जो आपके वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज हैं, जाहिर बात है मैंने आपको मिसाल दी, ये सारी यहां पे आ सकती हैं। चूंकि जो आदम अलैहिस्सलाम के पब्लिक हिस्सा था या प्रोटेक्टेड था वो हमारे अंदर भी आ गया, पब्लिक भी आ गया और प्रोटेक्टेड भी आ गया। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल सी करें, एक होती है, आप अक्सर देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स में खासकर प्राइवेट, जब लफ्ज प्राइवेट लिखा होगा किसी जगह पे, इसका मतलब यह है कि आप इसको एक्सटेंड में यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही यूज होगा। ये फर्क आपने ज़हन में रखना है। यानी इसको आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड के अंदर, लेकिन जब प्राइवेट लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि आप इसको सिर्फ उसी जगह पे उस क्लास में ही यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे जहां पे ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक, और उसके बाद स्टेटिक हम लिखते हैं, स्टेटिक, और यहाँ पे हम बना देंगे वेरिएबल, और वेरिएबल यही फर्ज कर लें मिशन आपने को लिख लिया और इक्वल का साइन दे के यहाँ पे 2019 ही हम लिख देते हैं। इसमें ये जो स्टैटिक का लफ्ज है ये आपने गौर करना है। अब ये सबसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये बहुत यूज भी होगा।
ये क्यों इतना ज़्यादा मुख्तलिफ है? इन सब के लिए आपने जब भी इसको इंस्टेंस का बनाया, यानी एक नई क्लास आपने बनाई और उसको एक्सटेंड किया, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये स्पार्टन का लफ्ज़ यहाँ पे भी था, ये स्पार्टन का लफ्ज़ आपको यहाँ पे भी देना पड़ा। लेकिन जब आप पब्लिक के साथ स्टैटिक कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि अब आप इसकी इंस्टेंस बनाते हुए, यानी इसको जब आपने यूज़ करना है तो फिर आपको ये क्लास मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये खास फ़र्क है इन तीनों में और पब्लिक स्टैटिक मिशन के अंदर। ये अपने फ़र्क ज़हन में रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे हम फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने पब्लिक बनाया और उसके बाद आप लिखेंगे लफ्ज़ फंक्शन, तो आपको फंक्शन के साथ भी पब्लिक करना पड़ेगा। और उसका तरीकाकार भी यही होगा कि अगर फंक्शन आपका पब्लिक है तो फिर इसका मतलब यह है कि इसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएं या आप इसको एक्सटेंड के साथ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कोई भी आप फंक्शन दे देते हैं, टू बी टॉप वर्डप्रेस डेव्स, फ़र्ज़ कर लें ये आपने एक फंक्शन बना दिया। अब उसके बाद फंक्शन के लिए आपको पता है पैरेंथेसिस देने पड़ते हैं और पैरेंथेसिस के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देनी है। ये अपने फ़र्क ज़हन में रखना है। आप फ़र्ज़ कर लें इसके अंदर आप ये वाला वेरिएबल जो है वो आर्गूमेंट के तौर पर पास करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे पास कर देंगे। ये आर्गूमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक होता है हमारे पास कॉन्स्ट का लफ्ज़, ये कॉन्स्ट भी आपने ज़हन में रखना है। कॉन्स्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने स्टैटिक मिशन किया था। इसका मतलब यह है कि जब कॉन्स्ट का लफ्ज़ लिखा होगा तो फिर आपको फ़र्ज़ कर लें मैं विजन लिखता हूँ और इक्वल दे देता हूँ 2019, तो अब आपको इस क्लास की इंस्टेंस के बगैर, इसको मेंशन किए बगैर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कुछ बुनियादी कीवर्ड्स हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है नौजवानों के लिए, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने एक क्लास बनाई, क्लास मेन चीज़ है, जैसे आदम की एक क्लास है, फिर आगे इसके मुतल्लक आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उस क्लास के मुताबिक। ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट को देख के हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका ताल्लुक किस खानदान के साथ है, इसकी किस्म कौन सी है, ये कबीला कौन सा है, इसकी तर्ज क्या है। तो उससे अंदाज़ा हो सकता है जैसे गूंगे दी रमज़ नु गूंगा जाने, तो वो इंसान जो है ना वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, तो ये इसकी खाक है और इसकी फ़र्ज़ कर लें आपने 10 दफ़ा ये इस्तेमाल किया तो इसका असल खमीर यहाँ पे पड़ा हुआ है इस क्लास स्पार्टन्स के अंदर। ये लफ्ज़ों पे आप गौर करेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो पब्लिक फंक्शन है इसको भी अगर आप कंट्रोल सी कर लेते हैं, ये भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पे आपने सारा कुछ लिखना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे पब्लिक की जगह पे आप कर देते हैं प्राइवेट, यानी प्राइवेट फंक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने एक गायब कर दिया और यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी आपने जैसे पब्लिक फंक्शन बनाया था इसी तरीके से ये प्राइवेट फंक्शन भी होता है। इसी तरीके से हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड फंक्शन, यानी आप प्रोटेक्टेड फंक्शन भी बना सकते हैं। फिर हमारे पास जैसे हमने स्टैटिक बनाया था, एक हमारे पास होता है पब्लिक और उसके बाद दरमियान में हम लफ्ज़ लिख देते हैं स्टैटिक। ये आपने लफ्ज़ याद रखने हैं, यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और स्टैटिक। ये जब आपको ये याद रहेंगे तो फिर आपको ऊप की समझ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास कुछ कन्वेंशंस होती हैं कि इसके सिंबल्स होते हैं जो हमने यूज़ करने होते हैं। इसके अंदर भी हम वेरिएबल दिस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने अक्सर इस तरीके से देखा होगा। वेरिएबल दिस का मतलब कि जहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है वो वाला ऑब्जेक्ट इससे मुराद है। इसी तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉलन। ये कॉलन हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने डिक्लेयर करना है पब्लिक स्टैटिक वाला जो वेरिएबल या फंक्शन था, उसके लिए फिर हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपने वेरिएबल दिस यूज़ करना है और यहाँ पे आपको लफ्ज़ लिखेंगे आईडी, तो फिर इसके साथ डॉलर साइन देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आपने ये डबल कॉलन यूज़ करना है तो इसके साथ आपको आईडी जो है वो देने की ज़रूरत होगी इस तरीके से। तो ये अपने एक फ़र्क ज़हन में रखना है। फिर इसी तरीके से इसके अंदर एक होता है डबल अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रक्ट। ये कॉन्स्ट्रक्ट वो है, यहाँ पे तो आपने जितने भी बनाए थे ये नॉर्मल मेथड्स थे, लेकिन PHP में एक हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मैजिक मेथड। मैजिक मेथड का मतलब ये होता है कि इसके लिए आपको इंस्टेंसेस जो है वो देने की ज़रूरत नहीं। ये आपने डबल अंडरस्कोर के साथ लिखना है कॉन्स्ट्रक्ट और फिर ये आपका क्लियर हो जाए। अब ये जो आपका कंस्ट्रक्ट है PHP में मैजिक मेथड, ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। यानी इसके अंदर एक होता है हमारे पास कॉल का और फिर आपको फंक्शन देना पड़ेगा। आपने इसी तरीके से देखा होगा अंडरस्कोर इज सेट, ये भी एक फंक्शन होता है। यानी ये मुख्तलिफ आपके पास टाइप्स होते हैं। स्लीप का है, वॉक का है, सेट करने का है, अनसेट करने का है। और यहाँ पे आप आके लिखें PHP मैजिक मेथड्स, तो
तो ये मैजिक जैसे जादू है, तो मैजिकल अंदाज में आपको इसकी पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ये कंस्ट्रक्ट और फिर डिस्ट्रक्ट है, कॉल स्टैटिक है, गेट, सेट, इज सेट, अनसेट। आप इन पे वन बाय वन क्लिक करेंगे तो आपको इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगी। ज्यादातर हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट का, या ये जो टू स्ट्रिंग है, या इज सेट का। यानी कुछ मैजिकल ऐसे मेथड्स हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये जो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे अगर आपने सारा को हड़प करने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे भी बड़ी देर के बाद जाके ऊप के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट थे ये समझ में आया, जब मैंने इसको आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के साथ जोड़ के समझा। तो आपने इस तरीके से समझना है कि ये जिंदगी में ये चीजें बन रही हैं। माँ बाप आए, माँ बाप के फिर आगे बच्चे होते हैं, और फिर उन बच्चों के बच्चे होते हैं। हर बच्चे की अपनी आदत होती है, अपनी नफ्सियात होती है, लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप का ही होता है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो वहां से आ रहे होंगे। फिर हर बंदा अपनी एक अलग दुनिया बनाता है, फिर उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फिर भी हम सब, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ खित्ते हैं, लेकिन हम सब इंसान हैं। और इंसान होने की हैसियत से हमारे कुछ मुस्तकिल एक तरह के फीचर्स होते हैं। फिर साउथ एशिया को ले लें, ये इससे बड़ी क्लास है। साउथ एशियन लोगों की एक खास नफ्सियात है, फिर हम इंसानों की खास नफ्सियात है, फिर इसी तरीके से मखलूक की एक खास नफ्सियात होनी चाहिए। यानी मखलूक और खालिक में फिर फर्क आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी ग्रुपिंग होती जाती है। और ऊप जो है वो सारी की सारी नेचर पे ये बेस करता है। ये जो कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको इससे पहले एक दफा बताया था, जितनी चेंजेस आ रही हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इवन रोबोटिक्स के अंदर, ये जितनी बॉट्स बन रही हैं, कोशिश की जा रही है कि इंसान और मशीन के दरमियान फासला कम से कम किया जाए। ऐसी मशीनें बनाई जाएं जो इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दें। तो उसके लिए डायनामिक लैंग्वेजेस के अंदर भी हमें ऐसी चेंजेस की जरूरत थी। तो इसलिए ये ऊप जैसी लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कुछ अर्सा पहले से नजर आना शुरू हो गए। तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप फिलहाल इन छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। बहुत सारी चीजें आपको पता है कि हमने जावास्क्रिप्ट में भी स्किप की थी, पीएचपी में भी इस वजह से मैं कर रहा हूं चूंकि अभी इस स्टेज पे आप बस सिंटैक्स वगैरह जो है वो समझें, आपको कंस्ट्रक्ट की समझ आ जाए, ये जो आपका वेरिएबल दिस है, इसी तरीके से ये डबल कॉलन, ताकि ये लफ्ज जब आप देखें आगे तो आप परेशान ना हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हमारी सीरीज अब वर्डप्रेस की जब शुरू होगी, इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन लैंग्वेजेस को पकड़ेंगे, फिर हम किसी और अंदाज में सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।